अध्याय 16 प्रोफेसर ट्रिलोनी की भविष्यवाणी। क्विडिच कप जीतने का हैरी का जश्न कम से कम एक हफ्ते तक चला। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी जश्न मना रहा हो। जून का महीना आने वाला था। बादल आसमान से गायब हो चुके थे और दिन गर्माने लगे थे। मौसम इतना अच्छा रहता था कि सब मैदान में टहलना चाहते थे। बर्फ डला कद्दू का जूस लेकर घास पर पसरना चाहते थे। खुले आसमान के नीचे गॉबल स्टोन खेलना चाहते थे या फिर झील में विशाल समुद्र फेनी के करतब देखना चाहते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। परीक्षाएं सिर पर आ चुकी थीं, इसलिए बाहर मौज मस्ती करने के बजाय विद्यार्थियों को मजबूरन महल के भीतर रुकना पड़ता था और पढ़ाई करनी पड़ती थी। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था, क्योंकि हवा के ललचाने वाले झोंके खिड़कियों से अंदर आते रहते थे। यहाँ तक कि फ्रेड और जॉर्ज वीजली भी अब पढ़ाई करने लगे थे। वे OWL ऑर्डिनरी विजर्डिंग लेवल्स की परीक्षा में बैठने वाले थे। पर्सी अपने NEWT नॉस्टिली एग्जॉस्टिंग विजार्डिंग टेस्ट की परीक्षा में बैठने वाला था, जो हॉगवर्ट्स की सबसे बड़ी परीक्षा थी। चूंकि पर्सी जादू मंत्रालय में जाना चाहता था, इसलिए वो परीक्षा में सबसे ऊंचा ग्रेड पाना चाहता था। वो बहुत तनाव में रहता था, इसलिए शाम के बाद हॉल की शांति भंग करने वाले हर विद्यार्थियों को बहुत सख्त सजा देने लगा था। अगर कोई पर्सी से ज्यादा तनाव में था तो वो थी हरमाइनी। हैरी और रॉन ने उससे यह पूछना छोड़ दिया था कि वो एक साथ कई क्लासों में कैसी जाती थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने उसकी परीक्षा का टाइम टेबल देखा। पहले कॉलम में लिखा था सोमवार 9 बजे अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, 9 बजे रूप परिवर्तन, लंच, 1 बजे सम्मोहन और 1 बजे पुरातन लिपियों का अध्ययन। हरमाइनी, रॉन ने डरते डरते कहा, क्योंकि इन दिनों जब भी वो हरमाइनी से कुछ पूछता था तो वो गुस्सा हो जाती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने परीक्षा का समय ठीक उतारा है? क्या? हरमाइनी ने अपनी परीक्षा का टाइम टेबल उठाकर उसकी जांच की। हाँ, बिल्कुल। क्या तुमसे पूछना ठीक रहेगा कि तुम एक साथ 2 परीक्षाओं में कैसे बैठ सकती हो? हैरी बोला। नहीं, हरमाइनी ने टपकते हुए कहा। क्या तुम में से किसी ने मेरी न्यूमरोलॉजी एंड ग्रामेटिका की किताब देखी है? अरे हाँ, यह इतनी मजेदार थी कि मैंने रात को मनोरंजन के तौर पर पढ़ने के लिए उठा ली थी, रॉन ने बहुत धीमे से कहा। हरमाइनी अपने टेबल पर रखे चंपत्रों के ढेर को इधर उधर सरकाकर अपनी पुस्तक ढूंढ रही थी। तभी खिड़की पर पंख टकराने की आवाज आई और उसमें से हेडविग अंदर आई। उसकी चोंच में एक चिट्ठी दबी थी। हैग्रिड ने भेजी है, हैरी ने चिट्ठी खोलते हुए कहा। बग्बी की अपील 6 तारीख को है। उस दिन तो हमारी परीक्षा खत्म हो रही है, हरमाइनी बोली। वह अब भी हर जगह अपनी किताब ढूंढ रही थी। और कुछ लोग इसके लिए आ रहे हैं। हैरी अब भी चिट्ठी पढ़ रहा था। जादू मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और एक जल्लाद। हरमाइनी ने हैरानी से ऊपर देखा। वे अपील में जल्लाद को क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब तो यह है कि वे पहले ही फैसला कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने धीमे से कहा। वे ऐसा नहीं कर सकते, रॉन गरजा। मैंने उसके लिए ढेर सारी किताबें पढ़ने में बहुत सा समय लगाया है। वे उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हैरी को यह भयंकर एहसास हो चुका था कि खतरनाक प्राणी खात्मा समिति मिस्टर मेल्फॉय के इशारे पर नाच रही थी। क्विडिच फाइनल्स में गरुड़द्वार की जीत के बाद से ड्रेको काफी कायदे में रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पुराना घमंड फिर से लौट आया था। उसकी व्यंग भरी टिप्पणियों से हैरी को पता चला कि बग्बी की मौत की सजा में कोई हेरफेर नहीं हो सकता। मेल्फॉय बहुत खुश था कि उसकी वजह से बग्बी को यह सजा दी जा रही है। हैरी बहुत संयम रख रहा था और ऐसे अवसरों पर मेल्फॉय को हरमाइनी की तरह थप्पड़ा मारने से खुद को रोक रहा था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि उनके पास हैग्रिड से मिलने जाने का न तो समय था न ही मौका, क्योंकि सुरक्षा नियम अब भी कठोर थे और हैरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक आंख वाली चुड़ैल के अंदर से अपना अदृश्य चोगा ले आए। परीक्षा वाला सप्ताह शुरू हो गया और महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। 3rd ईयर के रूप परिवर्तन के विद्यार्थी सोमवार को लंच की छुट्टी में बाहर निकले। वे लड़खड़ा रहे थे, उनके चेहरे बुझे हुए थे। वे अपने अपने प्रदर्शन की तुलना कर रहे थे और दुखी हो रहे थे। उन्हें कितने मुश्किल काम दिए गए थे, जिसमें टीपॉट को कछुए में बदलना शामिल था। हरमाइनी ने बाकी सबको चिढ़ा दिया जब वो बार बार इस बात पर अफसोस करती रही कि उसका कछुआ थोड़ा छोटा दिख रहा था। बाकी सबकी चिंताएं इससे बहुत ज्यादा बड़ी थीं। मेरे कछुए में तो पूंछ की जगह एक टोटी थी। कितने शर्म की बात है। क्या कछुओं के मुंह से भाप निकलती है?
उसके ऊपर लकड़ी जैसा कवच रह गया था। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से मेरे नंबर कट जाएंगे? फिर फटाफट लंच करने के बाद वे सम्मोहन की परीक्षा के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। हरमाइनी ने सही कहा था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने परीक्षा में सचमुच प्रसन्नता सम्मोहन दिया था। हैरी ने तनाव के कारण इस सम्मोहन को थोड़ा ज्यादा कर दिया, जिससे उसके पार्टनर रॉन को हंसी के बुरे दौरे पड़ने लगे। उसे 1 घंटे तक एक शांत कमरे में रखना पड़ा, तब कहीं जाकर वो खुद सम्मोहन करने के लिए तैयार हो पाया। डिनर के बाद विद्यार्थी फटाफट अपने अपने हॉल में गए, आराम करने के लिए नहीं बल्कि जादुई प्राणियों की देखभाल, जादुई काढ़े और खगोल शास्त्र का रिवीजन शुरू करने के लिए। अगली सुबह जादुई प्राणियों की देखभाल की परीक्षा में हैग्रिड बहुत परेशान दिख रहा था। इस काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने क्लास के लिए फ्लावर वर्म्स का एक बड़ा टब रख दिया था और उन्हें बता दिया था कि परीक्षा में पास होने के लिए फ्लावर वर्म्स को 1 घंटे बाद तक जिंदा रखना है। चूंकि फ्लावर वर्म्स सबसे अच्छी हालत में तब रहते थे जब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, इसलिए यह उनकी जिंदगी की सबसे आसान परीक्षा थी। इसके अलावा इस वजह से हैरी, रॉन और हर्माइनी को हैग्रिड से बातचीत करने का मौका भी मिल गया। हैग्रिड इस बहाने से झुका कि वह यह देख रहा है कि हैरी का फ्लावर वर्म अभी जिंदा है या नहीं। उसने धीमे से कहा, विकी अब थोड़ा उदास हो गया है। बहुत लंबे समय से उसे अंदर बंद रखा गया है, लेकिन फिर भी हम परसों जान जाएंगे, इस पार या उस पार। उस दोपहर को जादुई काढ़े की परीक्षा थी जो बहुत भयंकर थी। हैरी ने लाख कोशिश की, लेकिन उसका दुविधा में डालने वाला काढ़ा गाढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने प्रतिशोध के आनंद के साथ उसे घूरते रहे और जाने से पहले उन्होंने अपने कागज पर एक ऐसी संख्या लिखी जो 0 जैसी लग रही थी। फिर आधी रात को सबसे ऊंची मीनार पर खगोल शास्त्र की परीक्षा हुई। बुधवार की सुबह जादू का इतिहास का पेपर था। इसमें हैरी ने वो सब कुछ लिख डाला जो फ्लोरियन फॉस्टेग्यू ने उसे मध्ययुगीन चुड़ैलों के जलाने के बारे में बताया था। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि इस दमघोटू क्लास में उसके पास फॉस्टेग्यू की चोकोनट आइसक्रीम भी होती तो कितना अच्छा होता। बुधवार की दोपहर में जड़ी बूटियों की ज्ञान की परीक्षा थी। तपते सूरज के नीचे ग्रीन हाउस में उन्होंने परीक्षा दी। इसके बाद वे एक बार फिर हॉल में लौट आए। उनकी गर्दन के पिछले हिस्से सूरज की गर्मी में झुलस चुके थे और वे हसरत से सोच रहे थे कि कल इस वक्त सारी झंझट खत्म हो जाएगी। गुरुवार की सुबह गुप्त कलाओं से रक्षा की परीक्षा हुई। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अब तक की सबसे असामान्य परीक्षा रखी। विद्यार्थियों को सूरज की रोशनी में बाधाओं को पार करना था। उन्हें गहरे कीचड़ भरे गड्ढे के पार निकलना था जिसमें ग्रिंडिलो था। उसके बाद उन्हें लाल टोपी नामक जानवर से भरे कई गड्ढों को पार करना था। दलदल के एक टुकड़े को पार करते समय हिंकी पंख की दिग्भ्रमित करने वाली हरकतों को नजरअंदाज करना था और फिर एक पुराने संदूक में उतरकर एक बहरूपिये से मुकाबला करना था। बहुत बढ़िया हैरी, ल्यूपिन बुदबुदाए जब हैरी संदूक से मुस्कुराते हुए बाहर आया। पूरे नंबर। अपनी सफलता से आनंदित होकर हैरी ने रॉन और हर्माइनी को देखा। रॉन ने हिंकी पंख के पास पहुंचने तक तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हिंकी पंख ने उसे राह से भटका दिया और वह दलदल में कमर तक धंस गया। हर्माइनी ने हर चीज बहुत बढ़िया की जब तक कि वो बहरूपिये वाले संदूक में नहीं गई। 1 मिनट भीतर रहने के बाद वो चीखती हुई बाहर निकली। हर्माइनी, ल्यूपिन ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर, मैं गौ निकल। हरमाइनी ने हकलाते हुए संदूक की तरफ इशारा किया। वे कह रही थी मैं हर विषय में फेल हो गई हूँ। हरमाइनी को शांत करने में थोड़ा वक्त लगा। जब आखिरकार उसने खुद पर काबू कर लिया तो वह, हैरी और रॉन वापस महल की तरफ चल दिए। रॉन अब हरमाइनी की बहरूपे वाली घटना पर हंसना चाहता था, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर दिखने वाले दृश्य के कारण उसके बीच में होने वाली बहस रुक गई। धारीदार चोगे में पसीना पसीना हो रहे कॉर्नेलियस फज वहां खड़े होकर मैदान को देख रहे थे। वे हैरी को देखकर चौंक गए। हेलो हैरी, वे बोले, मुझे लगता है परीक्षा देकर आ रहे हो, खत्म हो गई? हाँ, हैरी ने कहा। चूंकि जादू मंत्री के साथ हरमाइनी और रॉन की बातचीत के संबंध नहीं थे, इसलिए वह अजीब तरीके से पीछे रुक गए। सुहाना दिन है, फज ने झील में देखते हुए कहा। अफसोस अफसोस। उन्होंने गहरी आ भरकर हैरी की तरफ देखा। मैं यहाँ पर एक अप्रिय काम के सिलसिले में आया हूँ हैरी। पागल गरुड़ अश्व को मौत की सजा देते समय खतरनाक प्राणी खात्मा समिति को एक गवाह की जरूरत थी। चूंकि मैं ब्लैक को खोजने के अभियान की निगरानी के सिलसिले में हॉगवर्ट्स आ ही रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया कि मैं ही गवाह बन जाऊं। इसका मतलब है कि अपील हो चुकी है? रॉन आगे बढ़कर बीच में बोला। नहीं नहीं, अपील तो आज दोपहर को है, फज ने रॉन को उत्सुकता से देखते हुए कहा। तब तो हो सकता है आपको मौत की सजा में गवाह बनना ही ना पड़े, रॉन दृढ़ता से बोला। गरुड़ अश्व छूट भी तो सकता है। फज जवाब दे पाए इससे पहले ही 2 जादूगर महल के दरवाजे से अंदर आए। एक तो इतना बूढ़ा था कि वह उनकी आंखों के सामने ही मौत के मुंह में जाता दिख रहा था।
दूसरा लंबा तगड़ा था और उसकी पतली काली मूंछ थी। हैरी समझ गया था कि वे खतरनाक खात्मा समिति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बहुत बूढ़े जादूगर ने हैग्रिड की झोपड़ी की तरफ इशारा देकर कमजोर आवाज में कहा, अब यह काम करने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। 2 बजे है ना फज? काली मूंछ वाला आदमी अपनी बेल्ट में रखे किसी चीज पर उंगलियां फिरा रहा था। हैरी ने देखा कि वह चमचमाते फरसे की धार पर अपना बड़ा अंगूठा फिरा रहा था। रॉन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन हरमाइनी ने उसे पसलियों में कसकर कोनी मारी और प्रवेश हॉल की तरफ चलने का इशारा किया। तुमने मुझे क्यों रोका? रॉन ने गुस्से से कहा, जब वे लंच करने के लिए बड़े हॉल में दाखिल हुए। तुमने उन्हें देखा? उन्होंने तो फरसा भी तैयार कर लिया है। यह तो सरासर अन्याय है। रॉन, तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में काम करते हैं, तुम उनके बॉस से इस तरह बात नहीं कर सकते। हरमाइनी ने उसे समझाया, लेकिन वो खुद भी बहुत परेशान दिख रही थी। अगर हैग्रिड इस बार अपना संतुलन कायम रखने और मुकदमे में अपना पक्ष सही ढंग से रखे तो वे बकबीक को मौत की सजा नहीं दे सकते। लेकिन हैरी जानता था कि हरमाइनी को भी अपनी बात पर यकीन नहीं था। लंच करते समय उनके चारों तरफ विद्यार्थी रोमांचित होकर बातें कर रहे थे। शाम तक परीक्षा खत्म होने की उम्मीद से वे खुश थे, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड तथा बकबीक की चिंता में खोए हुए थे, इसलिए वे चर्चा में शामिल नहीं हुए। हैरी और रॉन की आखिरी परीक्षा ज्योतिष की थी। हरमाइनी की आखिरी परीक्षा मगलुओं का अध्ययन की थी। वे एक साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े। हरमाइनी ने पहली मंजिल पर उनका साथ छोड़ दिया। हैरी और रॉन 7वीं मंजिल तक गए, जहां उनकी क्लास में कई विद्यार्थी प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास तक जाने वाली घुमावदार सीढ़ी पर बैठे थे और आखिरी मिनट में रिवीजन करके याद करने की कोशिश कर रहे थे। जब हैरी और रॉन नेविल के पास बैठे तो उसने उन्हें यह जानकारी दी, वे हम सबकी परीक्षा अलग अलग लेंगी। उसने भविष्य का खुलासा किताब अपनी गोद में खोल रखी थी, जिसमें भाग्य दर्पण वाले पन्ने खुले थे। उसने दुखी होकर पूछा, क्या तुम में से किसी को भाग्य दर्पण में सचमुच कोई चीज दिखी है? नहीं, रॉन ने लापरवाही से कहा। वह लगातार अपनी घड़ी देखता रहा। हैरी जानता था वह यह सोच रहा होगा कि बकबीक की अपील शुरू होने में कितना वक्त बचा है। क्लासरूम के बाहर खड़े विद्यार्थियों की लाइन बहुत धीरे धीरे छोटी हो रही थी। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद सफेद सीढ़ी से नीचे उतरता था तो बाकी विद्यार्थी उससे पूछते थे, उन्होंने क्या पूछा? ठीक रहा? लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाग्य दर्पण ने उन्हें बताया है कि अगर मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरे साथ बुरी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। नेविल चीखा जब वो सीढ़ियां उतरकर हैरी और रॉन के पास लौटा। वो अब सीढ़ी के पास पहुंच चुके थे। ये अब तो बहुत बढ़िया है, रॉन ने गुस्से से कहा। तुम जानते हो, अब मुझे भी लगता है कि हरमाइनी उसके बारे में सही कहती थी। उसने अपना अंगूठा ऊपर वाले गोल दरवाजे की तरफ उठाया। वे पुरानी धोखेबाज है। हाँ, हैरी ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। अब 2 बज चुके थे। काश वे थोड़ी जल्दी कर लें। पार्वती जब सीढ़ी से नीचे उतरी तो उसके चेहरे पर घमंड की चमक थी। वे कहती है कि मुझ में सच्चे ज्योतिष के सारे गुण हैं। उसने हैरी और रॉन को बताया, मैंने बहुत सी चीजें देखी। अच्छा, गुड लक। वह घुमावदार सीढ़ियों से उतरकर तेजी से लेवेंडर की तरफ चल दी। रोनाल्ड वीजली, उनके ऊपर से धुंध भरी परिचित आवाज आई। रॉन हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और चांदी सी चमकती सीढ़ी पर चढ़कर ओझल हो गया। अब सिर्फ हैरी ही बचा था जिसकी परीक्षा होने वाली थी। वो दीवार से टिककर फर्श पर बैठ गया और खिड़की पर मंडराती मक्खी की आवाज सुनने लगा। वो मैदान के उस पार हैग्रिड की झोपड़ी के बारे में सोच रहा था। आखिर लगभग 20 मिनट बाद रॉन के बड़े पैर दोबारा सीढ़ी पर नजर आए। कैसा हुआ? हैरी ने खड़े होते हुए पूछा। बकवास, रॉन बोला। एक भी चीज नहीं देख पाया, इसलिए मैंने मन से कुछ भी बोल दिया। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। हॉल में मिलते हैं, हैरी बुदबुदाया जब प्रोफेसर ट्रेलॉनी की आवाज आई। हैरी पॉटर। मीनार कक्ष हमेशा से कई ज्यादा गर्म था। पर्दे बंद थे, आग जली हुई थी और हमेशा रहने वाली दुर्गंध से हैरी खांसने लगा। वो कुर्सियों और टेबलों के बीच से लड़खड़ाते हुए प्रोफेसर ट्रेलॉनी की तरफ बढ़ा, जो एक बड़े भाग्य दर्पण के सामने बैठकर उसका इंतजार कर रही थीं। कैसे हो मेरे बच्चे? उन्होंने धीमे से कहा। भाग्य दर्पण में देखो, आराम से देखो और फिर मुझे बताओ कि तुमने उसमें क्या देखा। हैरी भाग्य दर्पण पर झुका और उसमें घूरने लगा। उसने पूरी ताकत से देखा ताकि उसे घुमड़ते सफेद कोहरे के अलावा कुछ दिख जाए, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने धीमे से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा थी और हैरी उस बदबूदार धुएं से परेशान था जो आग से उठ रहा था। उसे रॉन की बात याद आ गई और उसने भी नाटक करने का फैसला किया। हैरी ने कहा, एक काली आकृति। यह किससे मिलती जुलती है? प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने फुसफुसाकर पूछा। सोचो। हैरी ने अपना दिमाग दौड़ाया और यह बकबीक पर आकर रुका। गरुड़ अश्व, उसने दृढ़ता से कहा। सचमुच?
प्रोफेसर ट्रिलोनी ने फुसफुसाकर कहा और अपने घुटनों पर रखे चंपत्र पर कोई चीज लिखी। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम जादू मंत्रालय के साथ बेचारे हैग्रिड की समस्या का परिणाम देख रहे हो। जरा गौर से देखो, क्या गरुड़ अश्व का सिर सही सलामत है? हाँ, हैरी ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उसे उकसाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है बेटे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर जमीन पर छटपटा रहा हो और कोई छायादार आकृति इसके पीछे फरसा उठाकर खड़ी हो? नहीं, हैरी ने कहा और उसका जी थोड़ा मिचलाने लगा। खून तो नहीं दिख रहा है? हैग्रिड रोता हुआ तो नहीं दिख रहा है? नहीं, हैरी ने दोबारा कहा। अब वह इस कमरे और गर्मी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। गरुड़ अश्व खुश दिख रहा है, वह उड़कर दूर जा रहा है। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने आ भरी। अच्छा, मुझे लगता है हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। थोड़ा निराशाजनक जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है तुमने पूरी कोशिश की है। राहत के साथ उठकर हैरी ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक जोरदार तीखी आवाज सुनाई दी। यह आज रात होगा। हैरी पलटा। प्रोफेसर ट्रिलोनी अपनी कुर्सी पर सख्त हो गई थी। उनकी आंखें घूम गई थी और उनका मुंह लटक गया था। सॉरी, हैरी ने कहा, लेकिन लगता था प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। उनकी आंखें घूमने लगी। हैरी दहशत में वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई दौरा पड़ गया था। वह झिझका और सोचने लगा कि क्या उसे दौड़कर अस्पताल में खबर करनी चाहिए। तभी प्रोफेसर ट्रिलोनी दोबारा उसी तीखी आवाज में बोली, जो उनकी सामान्य आवाज से बहुत अलग थी। महान शैतानी जादूगर अकेला और मित्रविहीन है। उसके समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसका सेवक 12 सालों तक बंद रहा है। आज आधी रात से पहले सेवक मुक्त हो जाएगा और अपने स्वामी से मिलने के लिए जाएगा। अपने सेवक की मदद से महान शैतानी जादूगर दोबारा उठेगा और पहले से ज्यादा ताकतवर और भयंकर बन जाएगा। आज आधी रात से पहले सेवक अपने स्वामी से मिलने जाएगा। प्रोफेसर ट्रिलोनी का सिर उनके सीने पर गिर गया। उन्होंने जोर से हिचकी ली, फिर अचानक उनका सिर दोबारा तिन गया। माफ करना मेरे बच्चे, उन्होंने सपनीली आवाज में कहा। आज इतनी गर्मी है, पल भर तो मेरी आंख लग गई थी। हैरी उन्हें घूरता रहा। क्या बात है? आपने आपने मुझे अभी भी बताया कि महान शैतानी जादूगर दोबारा ताकतवर बनने वाला है और यह भी कि उसका सेवक दोबारा उसके पास लौटने वाला है। प्रोफेसर ट्रिलोनी बहुत हैरान दिख रही थी। महान शैतानी जादूगर, वह जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई मजाक की बात नहीं है। दोबारा ताकतवर बनने वाला है? लेकिन आपने ही तो अभी कहा था, आपने कहा था कि महान शैतानी जादूगर। मुझे लगता है तुम्हारी भी आंख लग गई होगी बच्चे, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा। मैं निश्चित रूप से इतनी अजीबोगरीब भविष्यवाणी नहीं कर सकती। हैरी सीढ़ियां उतरते समय सोचता रहा, क्या उसने प्रोफेसर ट्रिलोनी को सच्ची भविष्यवाणी करते सुना था या फिर वे परीक्षा को प्रभावशाली तरीके से खत्म करना चाहती थी। 5 मिनट बाद वो पहरा देने वाले दैत्यों के पास से भागता हुआ जा रहा था, जो गरुड़द्वार हाउस के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े थे। प्रोफेसर ट्रिलोनी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। विद्यार्थी उससे विपरीत दिशा में जा रहे थे। वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और मैदान की तरफ जा रहे थे। जिस आजादी का उन्हें लंबे समय से इंतजार था, वह उन्हें मिल गई थी। जब हैरी तस्वीर के छेद में से घुसकर हॉल में पहुंचा तो वो लगभग खाली था। वहां एक कोने में बस रॉन और हरमाइनी बैठे थे। हैरी नाफते हुए कहा, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुझे अभी अभी बताया, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर वो तत्काल रुक गया। बग बिखार गया, रॉन ने धीमे से कहा। हैग्रिड ने अभी अभी ये चिट्ठी भेजी है। हैग्रिड की चिट्ठी इस बार सूखी थी, उस पर आंसुओं के निशान नहीं थे, लेकिन लगता था उसे लिखते समय हैग्रिड का हाथ बुरी तरह कांप रहा होगा, क्योंकि इस चिट्ठी को पढ़ना मुश्किल था। हम अपील में भी हार गए। वे लोग सूर्यास्त के समय मौत की सजा देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ मत आना। हम नहीं चाहते कि तुम यह भयानक दृश्य देखो, हैग्रिड। हमें जाना ही होगा, हैरी ने तत्काल कहा। हम उसे अकेले जल्लाद का इंतजार नहीं करने दे सकते। सूर्यास्त, रॉन ने खिड़की के बाहर घूरते हुए कहा। हमें वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी, खासतौर पर तुम्हें, हैरी। हैरी ने अपना सिर अपने हाथों में रख लिया और सोचने लगा, काश हमारे पास अदृश्य चोगा होता। वह कहाँ है? हरमाइनी ने पूछा। हैरी ने उसे बताया कि चोगा एक आंख वाली चुड़ैल के नीचे वाले गलियारे में छिपा था। उसने कहा, अगर इसने मुझे दोबारा उस जगह के आसपास भी देख लेंगे तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा। यह सच है, हरमाइनी ने खड़े होते हुए कहा। अगर वह तुम्हें देख लेंगे, वैसे चुड़ैल के कुबड़ को खोला कैसे जाता है? हैरी ने कहा। उसे ठोकना पड़ता है और नीचे धस कहना पड़ता है, लेकिन हरमाइनी ने उसके वाक्य के पूरा होने का इंतजार नहीं किया। उसने हॉल के पार जाकर मोटी औरत की तस्वीर खोली और ओझल हो गई। वह चोगा लेने तो नहीं गई है? रॉन ने उसके पीछे घूरते हुए कहा।
वह चोगा लेने ही गई थी। 15 मिनट बाद जब हरमाइनी लौटी तो सफेद चोगा उसके दुशाले के नीचे तय किया गया था। हरमाइनी, मैं नहीं जानता कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, रॉन हैरानी से बोला। पहले तो तुमने मेलफॉय को चाटा मारा, फिर तुम प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास छोड़कर चली गई। हरमाइनी बहुत खुश दिखने लगी। वे सबके साथ डिनर के लिए गए, लेकिन सबके साथ गरुड़द्वार हाउस में वापस नहीं लौटे। हैरी ने चोगा अपने दुशाले में छिपा लिया था। उसके उभार को छिपाने के लिए उसने अपने हाथ सामने बांध रखे थे। फिर वह प्रवेश हॉल के पास वाले एक खाली कमरे में गए और सुनते रहे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि हॉल खाली हो चुका था। उन्हें हॉल के पार जाते आखिरी लोग दिखे और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। हरमाइनी ने अपना सिर दरवाजे के बाहर निकाला। ठीक है, वह फुसफुसाई, यहाँ कोई नहीं है, चोगा पहन लो। चोगा पहनने के बाद वे एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे ताकि कोई उन्हें न देख पाए। फिर वे दबे पांव हॉल के पार चलने लगे। पत्थर की सीढ़ियां उतरकर वे मैदान में पहुंचे। सूरज अंधेरे जंगल के पीछे डूब रहा था और पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखाओं को चमका रहा था। हैग्रिड की झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उसे जवाब देने में 1 मिनट लगा। बाहर आकर हैग्रिड ने चारों तरफ देखा कि दरवाजा किसने खटखटाया था। उसका चेहरा पीला था और वो कांप रहा था। हम हैं, हैरी ने धीमे से कहा। हम अदृश्य चोगा पहने हैं, हमें अंदर आने दो ताकि हम उसे उतार सकें। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, हैग्रिड फुसफुसाया, लेकिन वो एक तरफ हट गया और वे अंदर पहुंच गए। हैग्रिड ने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया और हैरी ने चोगा उतार दिया। हैग्रिड रो तो नहीं रहा था, न ही उसने उनके गले लगने की कोशिश की। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही न हो कि वो कहाँ था या क्या कर रहा था। यह बेबसी आंसुओं से भी ज्यादा बुरी थी। चाय पियोगे? उसने केतली की तरफ अपने कांपते हाथ बढ़ाए। हरमाइनी ने झुझकते हुए पूछा। बकबीक कहाँ है हैग्रिड? जग भरते समय हैग्रिड ने पूरी टेबल पर दूध छलका दी। हम उसे बाहर ले गए, उसे कद्दुओं वाली क्यारी में बांध दिया। हमने सोचा उसे पेड़ों को देखना चाहिए और ताज़ी हवा की खुशबू लेनी चाहिए, इससे पहले कि। हैग्रिड का हाथ इतनी जमकर कांपा कि उसके हाथ से दूध का जग छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं साफ कर देती हूँ हैग्रिड, हरमाइनी ने जल्दी से कहा और सफाई करने लगी। अलमारी में एक और जग है, हैग्रिड ने बैठते हुए और आस्तीन से अपना माथा पोंछते हुए कहा। रॉन ने हैरी की तरफ देखा, जो निराशा से देख रहा था। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता हैग्रिड? हैरी ने गुस्से से उसके पास बैठते हुए कहा। डंबलडोर, हैग्रिड बोला। उन्होंने कोशिश की थी, उनके पास समिति के फैसले के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने उन सबको बता दिया था कि बकबिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे लोग डरे हुए थे। तुम जानते ही हो लूसियस मेलफॉय किस तरह का है। उसने उन्हें धमकी दी होगी। और जल्लाद मैकनेयर तो मेलफॉय का पुराना दोस्त है, लेकिन यह काम जल्दी से और सफाई से हो जाएगा और हम उसके पास रहेंगे। हैग्रिड ने थूक निगला। उसकी आंखें पूरे घर में दौड़ रही थी, मानो किसी तरह की आशा या सांत्वना की तलाश कर रही हूँ। जब यह होगा तो डंबलडोर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आज सुबह ही खत भेजा है। उन्होंने लिखा है कि वे हमारे पास रहना चाहते हैं। डंबलडोर महान है। हरमाइनी दूध का दूसरा जग ढूंढने के लिए हैग्रिड की अलमारी को खंगाल रही थी। उसके मुंह से हल्की सी दबी हुई सिसकारी निकल गई। उसने नए जग को अपने हाथ में लिया और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे हैग्रिड, उसने बोलना शुरू किया, लेकिन हैग्रिड ने अपना बालों भरा सिर हिलाया। तुम लोग महल वापस जाओगे। हमने तुम्हें बता दिया है, हम नहीं चाहते कि तुम यह देखो, और तुम्हें वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैरी, अगर फज डंबलडोर ने तुम्हें बिना इजाजत यहाँ पकड़ लिया तो तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। अब हरमाइनी के चेहरे पर आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने उन्हें हैग्रिड से छिपा लिया और चाय बनाने लगी। फिर जब उसने जग में दूध डालने के लिए दूध की बोतल उठाई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। रॉन, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यह तो स्कैबस है। रॉन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तुम क्या कह रही हो? हरमाइनी दूध के जग को टेबल पर लाई और उसे उल्टा दिया। दहशत भरी चीख के साथ दोबारा जग में जाने की कोशिश करता हुआ स्कैबस टेबल पर आ गिरा। स्कैबस, रॉन बोला। स्कैबस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भाग रहे चूहे को पकड़ लिया और उसे रोशनी में उठाकर देखा। स्कैबस की हालत बहुत खराब थी। वो पहले से बहुत दुबला हो गया था। बहुत सारे बाल झड़ जाने के कारण कई जगह से उसकी चमड़ी दिखने लगी थी और वो रॉन के हाथों में इतनी बुरी तरह कांप रहा था जैसे आजाद होने के लिए छटपटा रहा हो। सब ठीक है स्कैबस, रॉन बोला। आसपास कोई बिल्ली नहीं है, यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हैग्रिड अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी थीं। उसका आमतौर पर लाल चेहरा अब चंपत्र के रंग का हो गया था। वे लोग आ रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पलटकर देखा। कुछ लोग महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबसे आगे अल्बस डंबलडोर थे, जिनकी सफेद दाढ़ी डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उनके साथ कॉर्नेलियस फज थे। उनके पीछे थे समिति का बूढ़ा कमजोर सदस्य और जल्लाद मैकनेयर। तुम्हें लौट जाना चाहिए, हैग्रिड बोला। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए, चलो जाओ यहाँ से इसी वक्त। रॉन ने स्कैबस को अपनी जेब में डाला और हरमाइनी ने चोगा उठाया। हैग्रिड बोला, हम तुम्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। वे उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गए जो बगीचे में खुलता था। हैरी को यह सच नहीं लग रहा था, खासतौर पर तब जब उसने बग्बी को कुछ गज दूर हैग्रिड की कद्दू वाली क्यारी के पीछे एक बड़े पेड़ से बंधे देखा। लगता था कि बग्बी को एहसास हो गया था कि कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। वह अपना सिर इधर उधर हिला रहा था और घबराहट में जमीन पर पंचे मार रहा था। सब ठीक है बिकी? हैग्रिड ने धीमे से कहा। सब ठीक है। वह हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। अब जाओ, उसने कहा। चल लो। लेकिन वे नहीं हिले। हैग्रिड, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें बता देंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। वे उसे नहीं मार सकते। जाओ, हैग्रिड ने खूंखार आवाज में कहा। पहले से ही इतना झमेला है कि तुम्हें इस मुश्किल में नहीं फंसना चाहिए। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही हरमाइनी ने हैरी और रॉन पर चोगा डाला, उन्हें केबिन के सामने वाले हिस्से से आवाजें सुनाई दी। हैग्रिड ने उस जगह को देखा जहां वे लोग नजरों से ओझल हुए थे। जल्दी जाओ, उसने भराई आवाज में कहा। सुनना मत। और जब किसी ने अगला दरवाजा खटखटाया तो वो अपने केबिन में वापस लौट गया। धीमे धीमे, जैसे बेहोशी की हालत में, हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के घर से दूर चल दिए। जब वे उसके दूसरे हिस्से में पहुंचे तो अगला दरवाजा खटाक के साथ बंद हो गया। प्लीज जल्दी चलो, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे यह सहन नहीं हो रहा है। वे महल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ाई करने लगे। सूर्य अब तेजी से डूब रहा था। साफ आसमान अब दूधिया रंग का हो गया था, लेकिन पश्चिम में यह माणिक की तरह लाल था। रॉन एकदम रुक गया। चलो रॉन, हरमाइनी बोली। स्कैबस छटपटा रहा है। रॉन अब झुक गया और स्कैबस को अपनी जेब में रोक कर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूहा बुरी तरह छटपटा रहा था, चीख रहा था और रॉन के हाथ में अपने दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा था। रॉन उससे बोला, स्कैबस, यह मैं हूँ बेवकूफ, मैं रॉन हूँ। उन्हें पीछे से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई और फिर कई लोगों की आवाजें सुनाई दी। हरमाइनी बोली, ओह रॉन, जल्दी चलो, वे लोग सजा देने वाले हैं। ठीक है स्कैबस, शांत रहना। वे लोग आगे चल दिए। हरमाइनी की तरह ही हैरी भी यह कोशिश कर रहा था कि वो पीछे से आने वाली आवाजों को न सुने। रॉन एक बार फिर रुक गया। मैं उसे पकड़ कर नहीं रख सकता। स्कैबस, चुप हो जाओ, सब लोग सुन लेंगे। चूहा जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि हैग्रिड के बगीचे की आवाजें सुनाई न दे। लोगों की आवाजें एक पल के लिए बंद हो गईं और फिर बिना चेतावनी के फरसा लहराने तथा उसके टकराने की आवाज सुनाई दी। हरमाइनी उसी जगह पर लहरा गई। उन्होंने उसे मार डाला, उसने हैरी से फुसफुसा कर कहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने उसे मार डाला।